हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें देखते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस के पृष्ठ तल पर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जो ठोस है उसके जो पृष्ठ पे, ये सरफेस फिनोमेना है, इसलिए इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, इसके अंदर एक टर्म आती है अधिशोषण और एक है अवशोषण। तो अवशोषण तो क्या है, एक बल्क फिनोमिना है जो पूरे ठोस के अंदर होती है, और अधिशोषण में क्या है, ये क्या है, ओनली ठोस की सरफेस पे होती है। तो यहाँ पे जो ठोस है जिस पे कोई परमाणु या आयन आके चिपकता है, तो यहाँ पे जो एक अधिशोषक का मतलब है कि वह पदार्थ जिसके पृष्ठ या सतह पर, वह पदार्थ कौन सा हो गया, ठोस, जिसके पृष्ठ या सतह पर किसी पदार्थ के अणु या परमाणु या आयनिक स्पीशीज का अधिशोषण होता है, वो क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषण और अवशोषण में ये टेबल है। तो अधिशोषण क्या है, एक ये पृष्ठीय घटना है, और अवशोषण में क्या है, ये ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से जो है ये घटना परिलक्षित होती है। और इसमें जो है अधिशोषक की सांद्रता केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर ही बढ़ती है, और जो अधिशोषण की सांद्रता ठोस के संपूर्ण स्थल में एक समान होती है, ये क्या है, ये किसमें होता है, अवशोषण में। फिर जो है अधिशोषक का सक्रियण हम कैसे कर सकते हैं, तो आपने एक टर्म सुनी होगी, एक्टिवेटेड चारकोल। तो चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया है, ये जो अधिशोषक है उसकी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है। तो जब हम कार्बन को निर्वात में अतितप्त भाप द्वारा गर्म करते हैं, तो इसमें जो अशुद्धियाँ हैं जैसे नमी, हाइड्रोकार्बन आदि हट जाते हैं, और इस प्रकार से जो चारकोल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं। तो ये एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट का मतलब है, एडजॉर्बेंट का मतलब है ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि की जाती है। फिर होता है अधिशोषण के प्रकार हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में क्या है, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य में कौन सा बल होता है, वान डेर वाल बल होते हैं, और ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर क्या होती है, घटती है। रासायनिक अधिशोषण क्या है, अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य जो है रासायनिक बंध बनते हैं, और ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की जो है दर बढ़ती है पहले, फिर क्या होती है, घटती है। ठीक है, यह है अधिशोषण के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये क्या है, एक स्वतः प्रक्रिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अधिशोषण है सभी प्रकार की सतहों पर पाया जाता है। देखिए, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जो अधिशोषण है। ठीक है, इसमें है मुक्त, इसमें जो है डेल्टा जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसके अंतर्गत जो है मुक्त ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है। तो मुक्त ऊर्जा में कमी हो रही है, इसका मतलब अगर ज़्यादा अधिशोषण होगा तो मुक्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी, डेल्टा जी बराबर 0, तो साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। तो इसमें इस अवस्था में क्या होता है, जल्दी से साम्य अवस्था स्थापित होती है। ठीक है, और जो है एंट्रोपी में भी क्या हो रही है, कमी आ रही है, क्योंकि पहले जो है जो गैस थे, मान लो अगर गैस का अधिशोषण हो रहा है, एग्जाम्पल है निकिल धातु पर जो है हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो गैस थी पहले मुक्त अवस्था में थी, अब वो निकिल धातु पे आके अधिशोषित होती हैं, तो उसमें उनकी जो रैंडमनेस है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि डेल्टा जी में क्या है, नेगेटिव है, और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा एच भी क्या है, यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या है, नेगेटिव। दैट मीन्स ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। देखिए ये जो आपने देखा कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आप लासातलीय नियम के अनुसार देखेंगे कि जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा, घटेगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। फिर है प्रेशर। प्रेशर में एक सिंपल सा है कि अगर आप दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ता है, दाब कम करने पे अधिशोषण क्या होता है, कम होता है। दाब बढ़ाने पे क्या होंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक जगह इकट्ठे होके उनकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एक जगह वो आना प्रारंभ हो जाएंगे, इसलिए अधिशोषण क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर है अधिशोषक व अधिशोष्य की प्रकृति। तो यहाँ पे जो अधिशोष्य है, जैसे कोई गैस है, अमोनिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो ये जो गैस हैं इनका क्रांतिक ताप क्या होता है, अधिक होता है, और इनमें क्या है, वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। तो इनमें जो है ये जो गैस हैं
और ये इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं। तो इनका जो है और क्रांतिक ताप अधिक होता है, इसलिए क्या है ये इजीली अधिशोषित हो सकती है। और अमोनिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन जो है ये जब ये अधिशोषित होती हैं ठोस पे, तो वान डेर वाल जो बल है ये इजीली फॉर्म करती हैं, इसलिए इनका जो है अधिशोषण इजीली होता है। किसके रेस्पेक्ट में बजाय जैसे अपन नाइट्रोजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, तो इनके रेस्पेक्ट में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिशोषण इजीली होता है। और सतह क्षेत्रफल से पे भी डिपेंड करता है। अगर आप अधिशोषक का जो है सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जो है अधिशोषण ज़्यादा होगा। फिर हम देखेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में और डिफरेंस देखते हैं। जो भौतिक अधिशोषण है सामान्यतः ये उस ताप पर होता है जिस पर अधिशोषित गैस द्रवित होती है। और तो आप देख रहे हैं कि जो भौतिक अधिशोषण है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जो अधिशोष्य है वो क्या है, वान डेर वाल बल से जुड़ा हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और वो जो गैस है वो दूर चली जाती है, इसलिए ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है। ठीक है। रासायनिक अधिशोषण में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले इसका मान बढ़ता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा और बढ़ाते हैं तो रासायनिक अधिशोषण का मान क्या होता है, कम होता जाता है। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता, भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, रासायनिक अधिशोषण के लिए होती है। और भौतिक अधिशोषण के लिए जो ऊर्जा का मान है वो कितना है, 40 किलो जूल प्रति मोल से कम होता है। और रासायनिक अधिशोषण के लिए जो ऊर्जा का मान है वो 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। फिर है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी। देखिए अभी आपने देखा जो अधिशोषण है वो किस पे डिपेंड करता है, दाब एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो जो अधिशोषण है वो किस पे डिपेंड, किसका फंक्शन रहेगा, ओनली प्रेशर का। तो ये जो स्थिर ताप पे जो ये रिलेशन है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन किसका फलन रहेगा, दाब का। तो ये जो है रिलेशन क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। ठीक है। और फ्रेंडलिच ने जो है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को समझाया। इन्होंने बताया कि प्रयोग के आधार पर ये एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है। फ्रेंडलिच की जो इक्वेशन है, इसने बताया कि जो अधिशोषण है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर की पावर 1/n। जब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, k। ऐसे ही अगर कंसंट्रेशन के रूप में बताना चाहें तो निम्न इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्या करेंगे, लोग लेते हैं तो हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये जो है ग्राफ है log x/m और log p के बीच में। तो आपको यहाँ पे जो है एक तो log k मिल रहा है, ये तो क्या है, इंटरसेप्ट है, अंतःखंड, और यहाँ से आपको ढाल मिल सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है ये जो फ्रेंडलिच इक्वेशन हमें मिली है ये क्या है, निम्न दाब पर यहाँ पे विचलन मिलता है, निम्न दाब पर सीधी रेखा से विचलन पाया जाता है। ठीक है। अंतःखंड का मान, अंतःखंड किसके इक्वल होगा, log k के, और ढाल बराबर क्या होगा, b/a बराबर 1/n। तो आप देख रहे हैं 1/n कहाँ पर है फ्रेंडलिच इक्वेशन में, ये क्या है, ये 1/n ये रहा इधर, और k है यहाँ पर। तो इन दोनों को हम किससे, ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रेंडलिच समीकरण की सीमाएं क्या हैं कि ये दाब की कुछ सीमा तक ही वैलिड रहती है, और जो यहाँ पे स्थिरांक हमने लिए हैं k और n, ये ताप के साथ में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। और ये जो फ्रेंडलिच अधिशोषण समीकरण है ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, इसमें कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। थैंक यू।